वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। तो भूगोल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो कल नहीं था, और जो कल होगा वो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्थल रूपों पर जो भूतल पर जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण है। तो प्रकृति कौन कौन से बल हैं जिनसे भूतल पर ये परिवर्तन होते हैं, आइए जानते हैं। पृथ्वी की सतह है वो अस्थायी है तथा परिवर्तनशील है, जिसके कारण विभिन्न स्थल रूपों में परिवर्तन एवं नवीन स्थल रूपों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इनके परिवर्तन की दर है जो वो अलग अलग होती है। कुछ परिवर्तन जो स्थल रूपों पर होते हैं बहुत तेज गति से होते हैं, जिसका हम अनुभव कर लेते हैं, और कुछ परिवर्तन बहुत ही मंद गति से होते हैं, जिसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखे जाएं तो ये परिवर्तनशीलता है वो स्पष्ट हो जाती है। और ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक। तो दीर्घकालिक परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है, जैसे पर्वतों का निर्माण। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकंड या मिनट में होते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य इसका आभास शीघ्र पा लेता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भूकंप आता है तो आप तत्काल ही अनुभव कर सकते हैं कि जो अचानक भूतल पर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहे जाते हैं, और इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सृजन होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो अंतर्जात बल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सृजन होता है, और भूतल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच का निर्माण और विकास भी होता है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, भ्रंश है। और भूकंप ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों के उत्पन्न होने की क्रिया और कारणों के विषय में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है उसका संबंध भूगर्भ से है। जो अंतर्जात बल होते हैं उनकी उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का सिकुड़ना, फैलना माना जाता है। शैलों में संकुचन प्रायः भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण भी होता है, और तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव संकुचन के कारण इनमें स्थानांतरण या समायोजन भी तीव्र गति से होता है। पृथ्वी के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन। जैसे आप देख सकते हैं अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटा गया है।
ये अंतर्जात बल है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। जो आकस्मिक संचलन है, आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो भी घटना आकस्मिक होती हैं, ज्वालामुखी या भूकंप, आप जान सकते हैं। अब जो अगला है हमारा टॉपिक, दूसरा है जो अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है, पटल विरूपणी बल। तो पटल विरूपणी बल क्या है, इसके विषय में भी जानते हैं। पटल विरूपणी संचरण के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज, दो गतियां होती हैं, लंबवत और क्षैतिज, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं। इनका प्रभाव कई हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है। इससे बृहद स्थल रूपों का निर्माण होता है। इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं, महादेश जनक बल या संचलन और पर्वत निर्माणकारी बल। जो महादेश जनक जो संचलन है, जिसे इपेरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के एपिरोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति। इसका अर्थ है इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण एवं निर्गमन एवं निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायक हैं। दिशा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन, अपवार्ड मूवमेंट और डाउनवार्ड मूवमेंट। अब जो आप देख सकते हैं इस जो है ऊपरमुखी संचलन, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपी भाग, उसका कोई भाग हो अपनी समीपी सतह है जो उससे ऊपर उठ जाता है, जिसे उत्थान या उभार कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कोई भूखंड है, इसका ये हिस्सा ये ऊपर उठ गया है अपनी समीपी सतह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्थान या उभार। वहीं अगर तटीय भाग, इसी महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तटीय भाग सागर तल से जब ऊपर उठ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्गमन। दूसरा आता है अधोमुखी संचलन। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशाव होते हैं। प्रथम में स्थल भाग का स्थलीय जो समीपी सतह है उसे नीचे धस जाता है। इस क्रिया को कहते हैं अवतलन। ये आप देख सकते हैं कि समीपी सतह है और ये इसका ये भाग नीचे धस गया, तो उसके क्या कहेंगे, अवतलन। यही क्रिया अगर तटीय भाग में हो कि उसका तटीय भाग नीचे धस जाए, उसके जो पहले तटीय स्तर आकृति थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, निमज्जन। ये दो क्लियर हो गया। अब आता है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसे पर्वतीय संचलन भी कह सकते हैं। ओरोजेनेटिक मूवमेंट। जो ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज, जिसका अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसे कह सकते हैं कि जो पर्वत बल या पर्वतन भी कहते हैं इसको। तो पर्वतन बल के अंतर्गत अंतर्जात बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है। पटल विरूपणी बल में यह बल लंबवत कार्य करता था,
और पर्वत निर्माणकारी बल में यह बल क्षैतिज रूप में कार्य करता है। इसे क्षैतिज बल या स्पर्शरेखी बल भी कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये आप दो विपरीत दिशा में काम करेगा तो क्या हुआ, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में ध्वंस, दरार, चटकने पड़ जाती हैं। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है। इसे संपीडनात्मक बल कहते हैं। इससे धरातली चट्टानों में, ये आप देख सकते हैं, जब आमने सामने काम करेगा तो क्या क्या हुआ, इससे धरातली चट्टानों में फोल्ड डेवलप होंगे, तो इन चट्टानों में संवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल को दो भागों में बांट सकते हैं, तनावमूलक बल और संपीडनात्मक बल। तो जो संपीडनात्मक बल है इसके बारे में जानते हैं। तो जब स्थल खंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तो इन दोनों भुजाओं के सीमांत पर जो बल कार्य करता है, मान लो कोई स्थल खंड है, ये इसके दो सीमांत भाग हैं, ये इन दोनों इस सीमांत भागों पर कोई बल कार्य करेगा उसे संपीड़न बल कहते हैं। और इस बल के कारण सतह पर क्या होता है, वलन, फोल्ड या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है, जो विभिन्न प्रकार की होती है। वलन सदा शिखरों और द्रोणियों के रूप में होता है। वलन में ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे जो धसा हुआ भाग होता है इसमें ये तो उसको अभिनति कहा जाता है। इस बल के कारण वलन की प्रक्रिया द्वारा अपनति और अवनति के रूप में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये वलन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। ये तो इसके ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अवनति कहा जाता है। अब आता है जो संपीड़नात्मक बल है, इसके द्वारा कौन कौन सी, तो वलन और समलन दो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो वलन और समलन में क्या अंतर है, समलन जो होता है उसका प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल तथा विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्समलन, और जब धरातली भाग नीचे की ओर मुड़कर धस जाता है और बेसिन गड्ढे का निर्माण होता है उसे अवसमरण कहते हैं। तो वलन क्या है, वलन पृथ्वी के अंतर्गत बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरदार मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कभी बताया, तो धरातली चट्टानों में जैसे जो मोड़ उत्पन्न होते हैं उससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जैसे आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन पर्वत। तो वलन के जो कौन कौन से प्रकार होते हैं, वलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। पहला होता है सममित बलन। कौन सा, सममित बलन। सममित बलन
जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सममित वर्ण के अंतर्गत ऐसा बलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल एक समान हो सममित बलन कहलाता है। यह खुले प्रकार का बलन होता है। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत इसका उदाहरण है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये बलन है, इसकी दोनों भुजाओं का ढाल एवं जो झुकाव है वो समान है, इसलिए इसे सममित बलन कहते हैं। अगला आता है असममित बलन। इसकी अपेक्षा जो भुजाओं में ढाल और झुकाव है इसमें कुछ डिफरेंस आया है, ये आप देख सकते हैं चित्र में। तो असममित बलन क्या है? जब बलन की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं ढाल असमान हो तो असममित बलन कहते हैं। इसकी एक भुजा साधारण झुकाव वाली और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है और छोटी होती है। इसका उदाहरण ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। अब आता है अगला एक दिग्नत या एक नत बलन। एक दिग्नत बलन ये रहा, और एक नत बलन, एक दिग्नत या एक नत बलन की दोनों ये चित्र हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसका क्या है? जब किसी बलन की एक भुजा को सामान्य झुकाव ढाल वाली होती है, आप देखते हैं सामान्य झुकाव वाली, और दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है, ये समकोण, तो उसका ढाल खड़ा होता है। इसे एक दिग्नत वर्ण कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका उदाहरण है। अगला है समोन्नत बलन। जो समोन्नत बलन है, जब बलन की दोनों भुजाएं झुकी होती हैं और लगभग समानांतर रूप में मुड़ी हुई हों, आप देख सकते हैं ये समानांतर रूप में मुड़ी हों, तो इस बलन को समोन्नत बलन कहते हैं। समोन्नत बलन में भुजाएं समानांतर होती हैं लेकिन क्षैतिज दिशा में होना आवश्यक नहीं होता है इनके लिए। उदाहरण इसका है पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। अब अगला है परिवलित या परिवलन। परिवलित जो परिवलन है या अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब बलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में तथा समानांतर रूप में स्थापित हो जाती है। आप देख सकते हैं समानांतर दिशा में है ये, लेकिन क्या है कि एक भुजा दूसरी भुजा पर इस क्षैतिज दिशा में जब स्थापित हो जाती है तो परिवलित बलन की संज्ञा दी जाती है। ये आप देख सकते हैं कि एक भुजा इसकी और दूसरी भुजा पर स्थापित हो गई, तो इसे परिवलित या परवलन कहते हैं। इंग्लैंड का मिल्लुक हेवन इसका उदाहरण है। अगला है ये आपका समोन्नत बलन हो गया, ये आपका परिवलित बलन हो गया। इसमें एक भुजा दूसरी भुजा पर जब क्षैतिज रूप में समांतर रूप में स्थापित हो जाती है तो ये हो गया परिवलित या परिवलन। और अगला है आपका प्रतिवलन। प्रतिवलन क्या है? जब परिवलित बलन में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर स्थापित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि नीचे की भुजा टूटने के बाद ही इसमें इस वाले में स्थापित हो गई है, तो इस भुजा को प्रतिवलन कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में बलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। इस प्रकार के बलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिवलन। अगला है वंद बलन। वंद बलन क्या है? जब बलन की दोनों भुजाओं की मध्य का कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे बलन को वंद बलन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो न्यून कोण है ये तो 90 डिग्री से कम है तो इसको वंद बलन कहते हैं।
इसका निर्माण जो है वो अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। अगला है खुला बलन। जो खुला बलन होता है, इसमें बलन की दोनों भुजाओं के मध्य का जो कोण होता है, ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे बलन को खुला बलन कहते हैं। खुले बलन का निर्माण सामान्यतः संपीड़न के कारण लहरनुमा बलन पड़ने से होता है। अगला है आपका ग्रीवाखंड या नापे। जब किसी परिवलित बलन में अत्यधिक संपीड़न बनने के कारण बलन की एक भुजा टूटकर, आप देख सकते हैं कि जिसकी एक भुजा टूटकर और दूसरी भुजा पर स्थापित हो जाती है, तो इस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहते हैं। आल्प्स पर्वत में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में ग्रीवाखंड पर अवस्थित है कश्मीर घाटी, और साथ ही जिस तल से भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। अगला है समपन्नति। जो समपन्नति है, इसमें क्या है, जब किसी अपनति आप जानते हैं कि जो ऊपर का उठा हुआ जो भाग होता है ये अपनति होता है और नीचे धंसा हुआ भाग होता है, इसे अवनति बोलते हैं। तो जब किसी अपनति में एक साथ कई अपनतियाँ अवनतियाँ बन जाती हैं, अब ये किसी अपनति में कई अपनतियाँ अवनतियाँ बन जाती हैं, तो ऐसी अपनति को समपन्नति कहते हैं। इस तरह के वर्ण को पंखा वर्ण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ये पंखा वर्ण की आकृति एक तरह से पंखे की तरह पंखानुमाई आकृति विकसित हो गई है। अब अगला है समभिन्नति। इसमें जब किसी अभिनति जो अभिनति होती है, अभिनति में कई अभिनतियाँ बन जाएं, तो ऐसी अभिनति को समभिन्नति कहते हैं। इसकी आकृति भी पंखा का वलन के समान ही होती है। अब है समवलन। वलन वृहद संचरण का लघु रूप होता है। जो वलन होता है वृहद संचरण का लघु रूप होता है, जिसकी गुंबद की आकार में उठे हुए भाग को ये उत्सवलन और धसे हुए भाग को अवसमलन कहते हैं। समवलन भी क्षैतिज संचरण के कारण उत्पन्न संपीड़न तथा तनाव का परिणाम होता है। ये चट्टानों के वलन से उत्पन्न होकर उनके उत्थान व अवतरण से भी उत्पन्न होता है। अब अगला है, ये हमारा कंप्लीट हो गया संपीड़नात्मक बल। अगला है तनाव मूलक बल। तो तनाव मूलक बल क्या है? यह बल जब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समांतर कार्यरत रहते हैं। इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन, दरार, भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ब्लॉक पर्वत, हास्ट पर्वत, भ्रंश घाटी, रैम घाटी का निर्माण होता है। जिस रेखा के साथ टूटे सेल संस्तर जो खिसकते हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। तो भ्रंश क्या है? फॉल्ट, जो तनाव मूलक भू संचरण की तीव्रता के कारण भूपटल की सेलों, चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को भ्रंश कहते हैं। आप चित्र में आप देख सकते हैं, जब दो विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं तो इसे दरार या भ्रंश की उत्पत्ति होती है, चटकन भी कहते हैं, है ना। तो भ्रंश के कौन कौन से प्रकार हैं आइए जानते हैं। भ्रंश 4 प्रकार का होता है: सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्विक भ्रंश और सोपानी भ्रंश। तो जो सामान्य भ्रंश है उसके बारे में जानते हैं। सामान्य भ्रंश क्या है? चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान में के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं।
सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के लिए तनावमूलक बल या उत्तरदायी होता है। इस भ्रंश से भूपटल में विस्तार होता है। सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित जो गड्ढे होते हैं वो ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। तो आप देखते हैं विपरीत दिशा में जब बल कार्य करता है तो उसमें क्या ये भ्रंश की उत्पत्ति भ्रंश बन जाता है ना। अब अगला क्या है, व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश जो चट्टानों के दरार पड़ जाने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने को खिसकते हैं तो व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। किसी स्थल खंड में जब दरार पड़ जाए और आमने सामने दोनों ये स्थल खंड खिसकें तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की इस प्रक्रिया की में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो जो पहले सामान्य भ्रंश में क्या है, जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, घट जाता है। तो इस भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं। भ्रंश की यह प्रक्रिया संपीड़न बल द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है पार्श्विक भ्रंश। जब संचलन की दिशा क्षैतिज हो तो उससे होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है। इस तरह से भ्रंश में प्राय कगारों की रचना नहीं होती है। आप देख सकते हैं जब विपरीत दिशा में हुआ तो सामान्य भ्रंश, आमने सामने हुआ तो व्युत्क्रम भ्रंश, और जब ये संचलन होता है वो क्या है, क्षैतिज दिशा में और होता है तो क्या है, दो स्थल खंड है वो खिसक जाते हैं, जिससे क्या है भ्रंश रेखा के सहारे, तो उससे क्या है पार्श्विक भ्रंश की उत्पत्ति होती है। सोपानी भ्रंश क्या है, जब किसी क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं तो इन सभी भ्रंश तलों को जो ढाल होती है वो सामान्यतः एक दिशा में होती है। इसे सोपानकारी भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कई भ्रंशों के सहारे जब कई भ्रंश एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो उससे क्या है सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसमें जैसे राइन नदी, यूरोप की जो राइन नदी है वो सोपानीकार भ्रंशों पर ही प्रभावित होती है। अब आप जो भ्रंशन की प्रक्रिया से बनी जो विभिन्न भू आकृतियाँ हैं उसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भ्रंश घाटी, जिसे ग्राविन, जर्मन भाषा में ग्राविन कहते हैं। तो भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो ये भ्रंश घाटी होती है, आप मान लीजिए कोई स्थलखंड है, इधर स्थलखंड में आप भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। मान लो ये भ्रंश उत्पन्न हो गया, जब स्थलखंड में जो दो भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं तो तनाव मूलक बल के कारण जब दो भ्रंश समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग, चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है ना, और जो साइड के होते हैं वो यथावत स्थिर रहेंगे अपनी जगह और बीच का नीचे धंस जाएगा। तो इससे जो निर्मित घाटी होती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। यह कई किलोमीटर तक विस्तृत हो जाती है और विस्थापन का स्वरूप क्षैतिज, तिर्यक और लंबवत भी हो सकता है। जर्मन में से ग्राविन कहते हैं। जो भ्रंश घाटी है उसके उदाहरण नर्मदा, ताप्ती, जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ऊपरी दामो नदियाँ हैं, घाटी, मृत सागर बेसन, मृत घाटी, स्पेंसर की खाड़ी, राइन नदी घाटी, नील नदी घाटी, बैकाल झील, लाल सागर भी भ्रंश घाटियों में स्थित है। तो ये भ्रंश घाटी हुई। अगला है आपका रैंप घाटी। रैंप घाटी भी वही है। रैंप घाटी में जब कोई स्थलखंड है उस पर दो भ्रंश हैं, तो भ्रंश से पड़ने से क्या क्या होता है, भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ है, स्थलखंड है, स्थल है, वो स्थिर रहे। ये बीच वाला जो है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो साइड वाले हैं, किनारे के दोनों स्थलखंड ऊपर उठ जाएंगे। तो इससे जो घाटी बनती है उसे क्या कहेंगे, रैंप घाटी।
इसका उदाहरण है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, रैम्ब घाटी से ही होकर बहती है। अगला है पर्वत। उसमें बृहस्पति पर्वत और अष्ट पर्वत, इसे बृहस्पति पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत होता है ब्लॉक माउंटेन। इनकी कैसे निर्माण होता है, इसका भी वही है, जब वो स्थलखंड है, जब कोई स्थलखंड है उस पर जब दो भ्रंश का निर्माण हो जाता है तो दो भ्रंशों के बीच का जो भाग है वो यथावत रहेगा, ये अपनी जगह स्थिर रहेगा ये। और जो किनारे के दोनों भाग हैं, स्थलीय भाग हैं, वो क्या है, उनका अवतरण हो जाएगा, यानी कि नीचे को धंस जाएंगे। इससे क्या होता है, कैसा निर्माण होता है इसका, यूं, यानी कि इसका जो बीच का भाग है वो स्थिर रहा और नीचे के दोनों भाग धंस गए। तो इससे ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है। भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वॉस्जेस, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसका ढाल एकदम खड़ा होता है और शिखर समतल होता है। अगला है आपका हॉर्स्ट पर्वत। जब दो भ्रंशों के जब किसी स्थलखंड पर दो जो भ्रंश हैं तो भ्रंशों के जो किनारे का भाग है वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, ये किनारे के भाग स्थिर रहेंगे, लेकिन क्या है जो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाएगा। जो बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा तो उससे हार्स्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। हार्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हार्ज पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। अब है अगला जो है आपका अगला जो बिंदु है, ये है आपका बहिर्जात बल। ये सारे अभी हम पढ़ रहे थे अंतर्जात बल के अंतर्गत। और बहिर्जात बल क्या है, जो अंतर्जात बल है ये क्या है कि ये धरातल पर विषमताओं का सृजन करता है। और जो बहिर्जात बल होते हैं ये क्या होता है, ये अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टान संरचना में विघटन या वियोजन के से स्थलीय सतह का कटाव कर समतल स्वरूप देने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए बहिर्जात जो बल होते हैं इनको समतल स्थापक बल भी कहते हैं। तो जो अब आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन बहिर्जात संचलन से संबंधित एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय, अपर्दन और विरक्षण की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत संपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं। इसके द्वारा जो असमतल धरातल पर समतलीकरण का कार्य भी होता है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अपक्षय क्या है। अपक्षय तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं और इससे मृदा का निर्माण होता है। विघटन और अपघटन होते समय चट्टानों का स्तरण नहीं होता है। इसमें ये स्थैतिक प्रक्रिया है, अब तो अपक्षयिक स्थानिक प्रक्रिया है। इससे सेलों का विघटन और वियोजन का इसका मूल ही होता है। अपने मूल स्थान पर ही इनका विघटन वियोजन होता है। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक, इसमें सूर्यता, पाला, दाब मुक्त, और रासायनिक, जिसमें जलयोजन, होल, ऑक्सीजन, अपचन, कार्बनोनीकरण आदि सम्मिलित होते हैं। और जैविक, इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों और मनुष्यों आदि के द्वारा विघटन होता है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। अब अगला है अपर्दन। अपर्दन की प्रक्रिया के अंदर चट्टानी संरचना के टूटने, फूटने व कटने से लेकर इसके परिवहन की क्रिया को इसमें शामिल किया जाता है। ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया से संचरण का कारक किसी क्षेत्र विशेष में ही अधिक प्रभावशाली होते हैं
अपवर्तन निम्न कारकों के द्वारा होता है: नदी, पवन, सागरी तरंग, हिमनद, भूमिगत जल। तो आप देख सकते हैं अपचय है कि वो क्या है कि स्थैतिक प्रक्रिया है, और जो अपवर्तन है वो क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। विरहित संचरण, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो असंगठित और ढीले पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, इसे वृहद संचरण कहते हैं। लैंडस्लाइड, जैसे आप देख सकते हैं पहाड़ी भागों में जब बरसात होती है तो लैंडस्लाइड होता है, तो आप ये क्या है, वृहद संचलन ही है। इसमें क्या होता है, जो संचरण होता है वो तीव्र, मंद और भूस्खलन के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये कवर हुआ है। धन्यवाद।